हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 8 और 9 जून के। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली न्यूज है कोविड-19 के रोगियों की निगरानी के लिए कोविड बीप प्रणाली का प्रारंभ। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के रोगियों की निगरानी के लिए कोविड बीप प्रणाली का प्रारंभ किया है। यह कोविड-19 के रोगियों की निगरानी के लिए पहली स्वदेश प्रणाली है। इसे हैदराबाद के कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद तथा परमाणु ऊर्जा विभाग ने मिलकर विकसित किया है। कोविड बीप मूल कोविड के लिए एक प्रभावी मार्ग के रूप में उभरेगा और कोविड बीप का नवीनतम संस्करण भी ईसीजी निगरानी में शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 के रोगियों के लिए की निगरानी के लिए किस स्वदेशी प्रणाली का प्रारंभ किया गया है? कोविड बीप, कोविड हीट, कोविड कॉल, कोविड नोड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि कोविड बीप। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान देने, खाद्य जोखिमों को रोकने के लिए वैश्विक ध्यान को आकर्षित करने के हेतु मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। और इस वर्ष यह दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, क्योंकि 2019 में पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था जिसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2017, 2015, 2019 या 2012? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 2019। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे ने स्वदेशी नेसोफेरेंजियल विकसित किया। हाल ही में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे ने कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों के गले की गुहा से नमूने एकत्र करने के लिए एक स्वदेशी नेसोफेरेंजियल सफलतापूर्वक विकसित किया है। नेसोफेरेंजियल स्वाब गुणवत्ता, बहुलक, ग्रेड, आयाम और विसंक्रमण के कड़े विनिर्देशों से युक्त एक चिकित्सा उपकरण है। डॉक्टर चंद्रशेखर वी रेड्डी, डॉक्टर प्रकाश वाडगांवकर और डॉक्टर अनु ए निस्लतीन एक टीम ने नेसोफेरेंजियल स्वाब पॉलीमर पर काम किया है। एनसीएल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रयोगशाला है। एनसीएल क्या है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज, जो पुणे में स्थित है, वह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का के तहत एक प्रयोगशाला है। तो इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों के गले से एकत्र नमूने के लिए एक स्वदेशी नेसोफेरेंजियल सफलतापूर्वक किस संस्था ने विकसित किया है? एनसीएल पुणे, आईसीएमआर दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु या फिर डीआरडीओ दिल्ली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि एनसीएल पुणे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज पुणे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं न्यूज। आईटीबीपी ने कोरोना वायरस से पीड़ित अपने दिग्गजों के लिए देशव्यापी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल खोले। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने कोरोना वायरस से पीड़ित अपने दिग्गजों के लिए अपने देशव्यापी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के द्वार खोल दिए हैं। यह निर्णय कोविड-19 के नामित अस्पतालों में लोगों के प्रवेश या उपचार में समस्या आने के बाद लिया गया है। आईटीबीपी ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए एक सुपर स्पेशलिटी रेफरल अस्पताल चलता है और दिल्ली में तिगरी में 2 बेस अस्पताल और अरुणाचल प्रदेश में किमिन और देहरादून और चंडीगढ़ में अस्पतालों के अलावा देश में हर आधार पर स्वास्थ्य केंद्र हैं। बात करें हम आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की, तो ये भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसे 24 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत 1962 के चीन भारत युद्ध के मद्देनजर बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं वो फिलहाल एसएस देसवाल है। और इसका जो आदर्श है, जो इसका मोटो है आईटीबीपी का, वो है शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा। चलिए इससे जुड़ा हम एक प्रश्न देखते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975, 1962, 1963 या 1987? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि 1962। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त वेद मारवा का निधन। हाल ही में दिल्ली के जो पूर्व पुलिस आयुक्त हैं वेद मारवा, उनका निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे और वेद मारवा एक उत्कृष्ट सिविल सेवक और एक योग्य प्रशासक थे। उन्होंने मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। अनसिविल वॉर, भारत में आतंकवाद की पैथोलॉजी, उनके द्वारा लिखित एक अहम पुस्तक है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो चलिए इनसे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। अनसिविल वॉर भारत में आतंकवाद की पैथोलॉजी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो शशि थरूर, वेद मारवा, एस जयशंकर, मनमोहन सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि वेद मारवा। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। पूर्व भारतीय फुटबॉलर हमजा कोया का निधन। हाल ही में पूर्व भारतीय फुटबॉलर हमजा कोया की केरल में कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। वे 61 वर्ष के थे। उन्होंने संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था और साथ ही वे नेहरू ट्रॉफी में भारत टीम के सदस्य भी थे। तो इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हमजा कोया की केरल में कोविड-19 से मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या वॉलीबॉल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि फुटबॉल। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। ओपेक ने जुलाई के अंत तक प्रतिदिन तेल उत्पादन में 10 मिलियन बैरल कटौती का प्रस्ताव रखा है। पेट्रोलियम निर्यातक और संबद्ध देशों के संगठन ओपेक ने जुलाई के अंत तक एक दिन में लगभग 10 मिलियन बैरल तेल के उत्पादन में कटौती करने की सहमति व्यक्त की है, ताकि महामारी के दौर में ऊर्जा की कीमतों में कुछ वृद्धि हो सके। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते जो तेल की कीमत है वो काफी गिर चुकी है और ओपेक कंट्रीज का यही जो उद्देश्य है कि जो इस महामारी के कारण जो कीमतों में गिरावट आ रही है उसमें कुछ वृद्धि हो सके, और इसी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया कि जो उत्पादन है प्रतिदिन तेल का उसको 10 मिलियन बैरल तक उसकी कटौती करी जाएगी। वैश्विक महामारी के कारण विश्व में तेल की कीमतों में काफी कमी हुई है। बात करें ओपेक की तो यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और 1 जनवरी 2019 को कुवैत द्वारा इसकी सदस्यता त्यागने के बाद अब इसमें केवल 13 सदस्य बाकी हैं। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न भी देख लेते हैं। 1 जनवरी 2019 को किस देश ने ओपेक की सदस्यता का त्याग किया है? भारत, कुवैत, वेनेजुएला या फिर ईरान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कुवैत। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। भारत 2022 एएफसी महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार भारत को 2022 महिला एशिया कप के मेजबानी के अधिकार प्रदान किए हैं और एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। एएफसी महिला एशिया कप यह विभिन्न राष्ट्रों टीमों के लिए एशियाई क्षेत्र में प्रमुख महिला फुटबॉल प्रतियोगिता है जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा आयोजित की जाती है। इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी और इसकी टीमों की जो संख्या है वो 12 है। तो चलिए हम इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2022 एएफसी महिला एशिया कप की मेजबानी किस देश को हासिल हुई है? भारत, चीन, वियतनाम या जापान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भारत। चलिए हम अगली न्यूज देखते हैं। अबू धाबी के मुबाडाला ने 9,093.6 करोड़ रुपए में जियो की 1.85% हिस्सेदारी खरीदी है। हाल ही में अबू धाबी स्थित संप्रभु निवेशक मुबाडाला कंपनी ने 9,093.60 करोड़ रुपए में जियो की 1.85% जो हिस्सेदारी खरीदी है। इस निवेश के साथ ही जियो ने 6 सप्ताह के भीतर प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी और विकास निवेशकों से 87,655.35 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मुबाडाला निवेश कंपनी यूएई की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए दुनिया भर में नवाचार और निवेश कर रहा है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। मुबाडाला ने हाल ही में जियो की 1.85% हिस्सेदारी खरीदी है। इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोहा, न्यूयॉर्क, अबू धाबी या रोम? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अबू धाबी। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। 8 जून विश्व महासागर दिवस। हर वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस अवधारणा को मूल रूप से कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर एसोसिएशन डेवलपमेंट द्वारा पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के 1992 पृथ्वी सम्मेलन में ब्राजील में प्रस्तावित किया गया था और 2020 का जो विश्व महासागर का जो विषय है वो है एक सतत महासागर के लिए नवाचार। तो पहले इससे जुड़ा प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 1 जून या 2 जून? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 8 जून को मनाया जाता है। अगली न्यूज देखते हैं हम। वेस्टर्न कोलफील्ड्स ने 3 नए कोयले खदानें खोली हैं। हाल ही में कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 3 कोयले की खदानें खोली हैं। ये 3 खदानें महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में अदसा खदान जो एक भूमिगत खुली खदान है, मध्य प्रदेश के कन्हान क्षेत्र में शारदा भूमिगत खदान और
पेच क्षेत्र में धनकसा भूमिगत खदान है, जिसकी संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.9 मिलियन टन है। इस अवसर पर कंपनी ने अपने खनन कार्यों की निगरानी करने के लिए WCLI के नाम से एक निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसके साथ ही अपने कर्मचारियों एवं हितधारकों से जुड़ने के लिए संवाद के नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया है। WCL ने वित्त वर्ष 2020-21 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन 100 डेज नामक से एक रोड मैप भी लॉन्च किया है। ये तीन खदानें वित्त वर्ष 2023-24 तक 20 नई परियोजनाएं शुरू करने की WCL की भविष्य की योजना का एक हिस्सा है, और जिनमें से 14 परियोजनाएं महाराष्ट्र में और 6 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं पर कुल लागत 12,753 करोड़ रुपए है। इसके द्वारा 14,000 से भी अधिक प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन होगा। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 3 नई कोयले खदानों को किन राज्यों में खोली है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों। एक खदान महाराष्ट्र में और 2 खदानें जो है वो मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई हैं। तो चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। UNSC में भारत का एक सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए नया अभिविन्यास। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए कार्यालय के लिए भारत ने एक सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए नया अभिविन्यास दृष्टिकोण अपनाया है, जिसे नॉर्म्स भी कहा गया है। और भारत के इस दृष्टिकोण को सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए कार्यालय के दौरान भारत के इस समग्र उद्देश्य को बताया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए अपने आगामी अभियान के लिए भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए यह बात कही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव 17 जून 2020 को होना है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यालय होगा, जो अगले साल जनवरी से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और यह 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। तो चलिए हम इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में क्या सही है? यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यह 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही है। तो हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स कवर किए हैं 8 और 9 जून के। आप पूरे करंट अफेयर्स डिटेल में जाके अपनी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं pendulumedu.com पे, और वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड। और आपको ये सीरीज आई होप पसंद आ रही होगी और आप इसको रोजाना फॉलो कर रहे होंगे। ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के लिए, और यूं ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।